एसवी वाले सब लोग आएंगे, हाँ रेगुलर। एसवी वालों का रेगुलर क्लास लगेगा, कोई छुट्टी नहीं है। तुम लोगों की कोई छुट्टी नहीं है। रोज आना है सुबह शाम। ठीक है। चलो। यस। चलो, तो मॉर्निंग क्लास में हम क्या कर रहे थे? हाँ, पोटेंशियोमीटर का एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे थे, है ना। हमने पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन कवर कर लिए। पहला एप्लीकेशन क्या था? टू फाइंड द नल पॉइंट, है ना। नल पॉइंट निकालने के लिए हमने पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया था। नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा था, हमने वहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ठीक है। सेकेंड एप्लीकेशन हमने क्या देखा था? किसी भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। तो सेकेंड एप्लीकेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था, टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और सेल। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है? थर्ड एप्लीकेशन में हम कंपेयर करेंगे दो बैटरीज के ईएमएफ को। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इज टू कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू बैटरीज। और यू कैन से टू सेल्स। ठीक है। दो एप्लीकेशंस हमने डिस्कस कर लिए थे, अब ये थर्ड एप्लीकेशन भी देख लो। इसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस ही हैं। कंसेप्ट वाइज इसमें इतना ही है। ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया और पोटेंशियोमीटर हो गया, ये टॉपिक इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू। हर साल इस पे 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। चाहे मैं जेई की बात करूं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम में आना ही आना है। इन तीनों में से कोई भी एक डिवाइस पे एक क्वेश्चन तो मिनिमम आना ही आना है, ये आप मान के चलो। चाहे आप नीट की बात कर लो, चाहे इवन आप बोर्ड्स की बात कर लो। बोर्ड में भी अब तो ये पैटर्न फिक्स हो गया है कि मिनिमम एक क्वेश्चन आपके इन तीनों एप्लीकेशन में से एक में से आएगा ही आएगा। चाहे वो व्हीटस्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, चाहे आपको मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। कोई भी एक एप्लीकेशन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं फिजिक्स में जो फिक्स है आने ही आने, तो उनको बहुत 100% पक्का करते हुए चलो, ताकि इन टॉपिक्स में आपके मार्क्स बिल्कुल भी ना कटे। इस तरह के जो एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं जिनमें से 100% क्वेश्चन आना ही है, इसमें कोई चांस नहीं है कि इसमें से आपका क्वेश्चन ना बने। ऐसा कोई भी पेपर आज तक नहीं आया जो उसमें से इन तीनों एप्लीकेशन में से एक भी क्वेश्चन पूछा गया ना हो। तो इस टॉपिक्स को आप बहुत पक्का करके चल सकते हो और इसमें 100% सिक्योर कर सकते हो। ठीक है। ये आपके स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं, है ना। लास्ट 2 साल में भी न्यूमेरिकल्स पूछे हुए हैं। हाँ, आप पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लो, चाहे बोर्ड्स के देख लो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के देख लो, दोनों जगह पे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। तो कुछ ऐसे चंद टॉपिक्स फिजिक्स में से आप छांट लो, मैं आपको एक लिस्ट तैयार करके दूंगा। ठीक है। पूरे फिजिक्स में से आपको एक लिस्ट तैयार करके दूंगा और उनमें से क्वेश्चंस जरूर आने ही आने हैं। ठीक है। तो वो सब लोग एक चेकलिस्ट में तैयार करने वाला हूँ, आपके दिवाली वैकेशन तक हो सकता है मैं रेडी कर दूँ। एक चेकलिस्ट आपको तैयार करके दूंगा जिसमें प्रीवियस ईयर के हिसाब से सारे टॉपिक्स मैं सर्च करके लिख दूंगा। वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाने हैं, है ना। जिन बच्चों ने कुछ भी पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया है, उनको पहले वो चेकलिस्ट के टॉपिक सारे कवर करने रहेंगे। मान लो कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, एकदम ज़ीरो है मान लो, तो वो चेकलिस्ट वाले टॉपिक्स मैं आपको तैयार करके दूंगा और आप वो टॉपिक बाय टॉपिक उसको कवर करते जाओ और इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है। उस सब्जेक्ट में, फिजिक्स में इंक्रीज होती जाएगी। तो जो समझदार बच्चे वो प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो बच्चे बिल्कुल भी इधर एफर्ट नहीं दे रहे
तो उनके लिए भी मैं एफर्ट कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक चेकलिस्ट तैयार करके दूंगा और वो चेकलिस्ट आप अच्छे से कवर करके जाना, तो आपके आराम से मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। ठीक है, चलो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। अभी हम थर्ड एप्लीकेशन इसका डिस्कस करेंगे, दैट इज योर कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स, है ना। सपोज करो हमारे पास दो सेल लगे हुए हैं, इस तरह का हमारा डिवाइस है। यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दी V वोल्ट की, और ये मेरा पोटेंशियोमीटर इस तरह का कनेक्टेड। ठीक है, एक सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो R1 है, और दूसरा सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो R2 है। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, दोनों सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करना है। बाकी सारा एपरेटस आपका सेम रहेगा, बाकी सारा सेटअप आपका सेम रहेगा। ये आपका टोटल लेंथ है L, टोटल लेंथ आपका L होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पहले वाले सेल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करूँगा और उसको जॉकी के हेल्प से यहाँ पे टच करवाऊँगा। ठीक है, जॉकी के हेल्प से यहाँ पे मैं टच कराऊँगा अलग अलग पॉइंट्स पे। तो सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया। ठीक है, सपोज करो मुझे L1 डिस्टेंस पे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिलेगा, हाँ, इसका ईएमएफ आप मान लो E1 और इसका ईएमएफ आप मान लो E2। ठीक है, दो सेल्स कनेक्टेड है, दोनों का ईएमएफ हमें पता है, दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें कंपेयर करना है ना, ईएमएफ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, ईएमएफ हमें कंपेयर करना। तो पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले सेल को कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया जॉकी से। जॉकी क्या होता है, बेसिकली आपका पॉइंटर की तरह होता है, एक पेन की तरह, बिल्कुल पेन की तरह आप इमेजिन कर लो। एक पेन होता है जिसको हम टच करवाते हैं वायर पे, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। नल पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए हम इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे क्या करवाते, टच करवाते। ठीक है, तो सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे नल पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ N1, और यहाँ से इसका इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ A, और इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ B। ठीक है, तो सपोज करो मुझे N1 पे क्या मिल गया, नल पॉइंट मिल गया। अब जैसे ही मुझे नल पॉइंट मिल गया तो मुझे पता है गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब ये वाली सर्किट जो है यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मतलब जो पोटेंशियल आपका AN1 के अक्रॉस होगा, वो पोटेंशियल आपका इस बैटरी के अक्रॉस होगा, है ना। जितना पोटेंशियल आपका ये दो टर्मिनल्स के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल आपका बैटरी के बराबर होगा। ठीक है, तभी तो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वही उसी चीज़ को मैं वापस लिख सकता हूँ, देखो इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो L1 लेंथ का आपका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, विच इज पोटेंशियल ग्रेडियंट dV by dx इंटू L1। ये आपका हो गया पोटेंशियल ऑफ दिस लेंथ ऑफ वायर L1। ठीक है, L1 लेंथ ऑफ वायर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंटू L1। और ये किसके बराबर होगा, बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें नल पॉइंट मिल गया है ना। जब हमें नल पॉइंट मिल जाता है तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करती। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अब मैंने इसको हटा दिया और ये सर्किट को सेकेंड वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट को मैंने सेकेंड वाली बैटरी के साथ कनेक्ट किया, है ना। पहले मैंने फर्स्ट बैटरी के साथ कनेक्ट किया था, तो मुझे नल पॉइंट N1 पे मिला। अब मैंने वही अरेंजमेंट को सेकेंड बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको मैंने जॉकी से कनेक्ट कर दिया। सपोज करो मुझे नल पॉइंट इधर मिला N2 एट अ डिस्टेंस ऑफ L2। ठीक है, अब सेकेंड बैटरी की वजह से मुझे नल पॉइंट कहाँ पे मिला, L2 डिस्टेंस पे मिला। ठीक है, अब सेम इक्वेशन मैं इसके लिए भी लिख सकता हूँ। अब ये वाली आपकी सर्किट बन जाएगी। इस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि मुझे नल पॉइंट मिल गया। सो आई कैन राइट dV by dx into L2, that is the potential drop across AN2। अब AN2 वाली जो लेंथ है आपकी, L2 लेंथ है, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, dV by dx into L2। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आपकी बैटरी के EMF के बराबर, E2 के बराबर।
ठीक है। तो यहाँ से मुझे दो इक्वेशंस मिल गई। अब मेरे को दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, 1 को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, E1 बाई E2 विच इज इक्वल टू L1 बाई L2। E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। सो ये इसका थर्ड एप्लीकेशन हो गया पोटेंशियोमीटर का, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स और टू बैटरीज। ठीक है। अब क्वेश्चन इस पे कैसे बनता है, आपको सपोज करो वायर का लेंथ दे दिया है पोटेंशियोमीटर का, इस तरह का क्वेश्चन इस पे बन जाता है। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा बनता है, देखो प्रैक्टिकल वाला है तो फिर इसमें क्वेश्चन लंबा चौड़ा बनेगा, लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा। तो वायर का लेंथ सपोज करो आपको दे देगा लेट्स से 20 मीटर्स, फिर आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि हमें पहला नल पॉइंट मिल रहा है 5 मीटर्स पे और दूसरा नल पॉइंट मिल रहा है हमें 12 मीटर्स पे। ठीक है, पहला नल पॉइंट मिल रहा है हमें 5 मीटर्स पे, दूसरा नल पॉइंट मिल रहा है 12 मीटर्स पे। ठीक है, और आपको बोल दिया होगा सपोज करो एक बैटरी का ईएमएफ है 5 वोल्ट, देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ अनदर बैटरी, है ना। तो अदर बैटरी का आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आप सिंपली ये रिलेशन को यूज कर सकते हो यहाँ से, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो E1 का वैल्यू हम सबको पता है 5 वोल्ट दिया हुआ है, L1 का वैल्यू 5 मीटर है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 5/E2 इज इक्वल टू 5/12। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया और E2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 12 वोल्ट। तो दूसरी बैटरी का ईएमएफ आपका कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट दूसरी बैटरी का आपका ईएमएफ हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में भी आ जाता है, मेंस में भी आ जाता है, दोनों में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका, है ना। कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन करेगा, मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर में जैसे 20 मीटर का वायर है, तो 20 मीटर का वायर आप एक गो में नहीं लगा सकते हो, आपको नंबर ऑफ टर्न्स लेने पड़ेंगे। तो कई बार वो क्वेश्चंस को ऐसे ट्विस्ट करते हैं, देयर आर 10 टर्न्स इन अ पोटेंशियोमीटर एंड ईच टर्न हैज अ लेंथ ऑफ 2 मीटर्स, है ना। पोटेंशियोमीटर हैविंग 10 टर्न्स ऑफ वायर एंड ईच टर्न हैविंग 2 मीटर्स, तो 10 टर्न्स में आपका टोटल लेंथ कितना हो गया 20 मीटर्स। कई बार आपको इस तरह घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे वो, है ना, क्योंकि पोटेंशियोमीटर ऐसा डिवाइस है जहाँ पे एक ही गो में आपका 1 मीटर तो बहुत बड़ा होता है, आपको पता है। तो 20 मीटर या 10 मीटर का मतलब है इस तरह से आपकी वायर को टर्न्स लगा लगा के हमने कवर किया हुआ, इस तरह से हमने टर्न्स लगा लगा के आपकी वायर की लेंथ को कवर किया। ठीक है, मीटर ब्रिज में क्या होता था, आपकी वायर का लेंथ 1 मीटर होता था, तो 1 मीटर में हम एक गो में लगा सकते हैं, है ना। लेकिन 20 मीटर है, 15 मीटर है, 10 मीटर है, तो आपको उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे फिर उतना आपका बड़ा वायर होता जाए। तो कई बार वो नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में क्वेश्चन को फ्रेम कर देता है। कई बार आपको दोनों बैटरी का ईएमएफ दिया रहेगा, एक का लेंथ भी पता रहेगा, बोलेगा दूसरा आपको नल पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, उसका लेंथ बताओ, कितने डिस्टेंस पे हमें सेकेंड नल पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कई बार आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ लेगा, व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, आपको L2 पता होगा, E2 पता होगा, तो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो कुछ भी क्वेश्चन इस पे वो फ्रेम कर सकता है। कई बार इस तरह के क्वेश्चन बोलता है कि जब हम नल पॉइंट को मान लो शिफ्ट कर रहे हैं, आगे या पीछे शिफ्ट करते हैं, तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट पे गोल गोल घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कवर करके चलिए। ये वाला टॉपिक आपका यहाँ पे हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस एक दो और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए इस तरह के क्वेश्चंस इस पे आ जाते हैं। ठीक है, एक दो टाइप्स के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। ठीक है, सबको समझ आ गए तीनों एप्लीकेशंस।
तीनों एप्लीकेशंस क्लियर हो गए सबको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड? चलो बहुत यस। बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जैसे कि क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सब लोग इसको ट्राई कर लो। सपोज करो अ 10 वायर पोटेंशियोमीटर। अब देखो 10 वायर है, हमें पहले ही बोल दिया गया क्वेश्चन में, अ 10 वायर पोटेंशियोमीटर, है ना। कितने वायर्स लगे हुए हैं? 10 वायर्स लगे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखो किस तरह से फॉर्म होता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, बच्चे क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं पोटेंशियोमीटर के और उसको अटेम्प्ट ही नहीं करते, जबकि इतने टफ क्वेश्चंस नहीं होते, ठीक है, होते सिंपल सिंपल ही क्वेश्चंस। सपोज करो आपको दिया गया है 10 वायर पोटेंशियोमीटर, 10 वायर का मतलब 10 उसने टर्न लगाए, एंड ईच वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, है ना। 10 वायर पोटेंशियोमीटर एंड ईच वायर हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, ठीक है। एंड सपोज इन फर्स्ट सर्किट एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम है कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का फाइंड करना है, कितना होगा, है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बैटरी का फाइंड करना है। व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इफ द गिवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको 10 ओम का दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको बैटरी का फाइंड करना है, और आपको नल पॉइंट्स के पोजीशन दिए हुए हैं कि फर्स्ट नल पॉइंट N1 इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ, पहला नल पॉइंट जो आपको मिला है वो मिला है 2.5 मीटर पे, और दूसरा जो नल पॉइंट मिला है आपको मिला है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, ठीक है। फर्स्ट नल पॉइंट इज फाउंड व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर, and second null point is found when the combination of battery and external resistance both are connected to the galvanometer, ठीक है। सेकेंड नल पॉइंट तब मिला है जब आपके दोनों बैटरी का रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड है, और फर्स्ट नल पॉइंट तब मिला है जब आपका खाली बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सेल और दैट बैटरी, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप डायग्राम बना लो अच्छे से, और हम सबको पता ही है डायग्राम, तो हमें क्या बनाया, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, सुबह की क्लास में हमने डिराइव किया था इसको, कैपिटल R इंटू L1/L2 -1, ठीक है। ये रिलेशन अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू R इंटू L1/L2 -1। अब L1 क्या है, दैट इज योर नल पॉइंट 1 जहाँ पे आपको मिला है ना। पहला नल पॉइंट आपको कहाँ पे मिला, मैंने उल्टा दे दिया क्या, हाँ, पहला नल पॉइंट 5 मीटर पे देना चाहिए था, है ना। डेटा मैंने रैंडमली ले लिया, तो आप इसको समझ जाओ। पहला नल पॉइंट 5 मीटर पे मिला, दूसरा नल पॉइंट आपको 2.5 मीटर पे मिला, ठीक है। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको गिवन है 10 ओम के बराबर, तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हो कितना आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? यस। डेटा मैंने रैंडम लिया है, आप डेटा के हिसाब से आंसर आप निकाल के देख लो, मेरे ख्याल से ज़्यादा भी आ सकता है इधर, है ना। डेटा मैंने रैंडमली ले लिया, कंसेप्ट आपका वही रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने, ठीक है। चलो एक बार आपका इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, वो भी देख लो। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे इस तरह का आपको अरेंजमेंट दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर बैटरी दिया हुआ था 200 वोल्ट का। अब आप लोग इसका आंसर मुझे बताओगे, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट कर दिया सेल के साथ। इस सेल का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट,
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2 ओम, और इसको हमने कनेक्ट किया गैल्वेनोमीटर के साथ, और सपोज करो हमें नल पॉइंट यहाँ पे मिला। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि आपको पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो दिया हुआ है 10 मीटर लंबा है, और आपको फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, एट विच डिस्टेंस वी विल गॉट द नल पॉइंट। आपको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करके बताना था कितने डिस्टेंस पे आपको नल पॉइंट मिलेगा। सब लोग फाइंड करके बताएंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द नल पॉइंट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नल पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के बताओ कितना आया। हाँ, वो ऊपर वाले क्वेश्चन में डेटा आपका आएगा, ऐसा ही आएगा। मैंने डेटा रैंडम लिया था, 10 ओम आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन एग्जाम में आपको डेटा ऐसा दिया होगा कि आपका आंसर कम आएगा ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा। वो हमने ऐसे ही रैंडमली डेटा ले लिया तो उतना आ गया। बाकी एग्जाम में डेटा आपको ऐसा दिया रहेगा कि आपका हमेशा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कम ही आएगा। ठीक है, कंसेप्ट आपका यही रहेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन सब लोग बताओ, कितने डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, सब लोग फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे हमें नल पॉइंट मिलेगा, सब लोग निकाल के बताएंगे। दो मीटर पे आ रहा है, मितेश सैनी का आंसर आ गया। बाकी सबका सबका 2 मीटर आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 2 मीटर्स, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर का पार्ट खत्म होता है। इसके अलावा हम एडिशनल थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो भी पार्ट रह गया। शंट वगैरह वाला पार्ट सबने कवर कर ही रखा है। शंट वाला वैसे मैंने पहले बहुत बार पढ़ा दिया है, तो आप लोगों को वीडियो में से कवर कर लेना। ठीक है, रेजिस्टेंस इन शंट वाला मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो उस पर फिर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब हम प्रैक्टिस कर लेते थोड़ी और क्वेश्चंस की, है ना। यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होता है, और बेसिक लेवल से लेके जेई लेवल तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सारा पार्ट कवर कर लिया। ठीक है, बेसिक टू जेई हमारा सब कुछ कवर हो गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में इससे ज़्यादा आज तक कुछ आया नहीं है। बस इसी को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है और प्रॉपर नोट्स बना के रखना, ताकि आपको आगे कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, प्रॉपरली नोट्स वगैरह बना के इसी को प्रैक्टिस करके अच्छे से रख लेना। ठीक है, चलो सपोज करो आपको इस तरह का सर्किट दिया गया है। अब आप लोग बताओगे व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। इस तरह का हमें सर्किट दे दिया। ठीक है, अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे मिक्स वैरायटी के, डिफरेंट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आपको बोल के नहीं आएगा कि मैं पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आ रहा हूँ या मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन आ रहा हूँ। आपको क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एग्जाम में आपको बताया नहीं जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कई बच्चों के साथ क्या होता है, जब वो टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक का क्वेश्चन कर लेते हैं, लेकिन प्रीवियस टॉपिक पता नहीं याद नहीं रख पाते। तो आपको साथ साथ दोनों की प्रैक्टिस करते रहनी। ठीक है, सपोज करो 3 ओम के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब जगह पे, है ना। ऑल द रेजिस्टेंस आर ऑफ 3 ओम। यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। What is the equivalent resistance across AC? What is the equivalent resistance across AC? ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको दे देता हूँ। ऑप्शन ए इज 3 ओम, ऑप्शन बी इज 4 ओम, ऑप्शन सी इज 2 ओम एंड ऑप्शन डी इज 8 ओम।
व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AC। सब लोग फाइंड करेंगे। अच्छा, कल की क्लास में ना हम कल से चैप्टर नंबर 4 आपका शुरू हो जाएगा। कल से चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर देंगे और फिर चैप्टर 4 और 5 पूरा चलेगा आपका, ठीक है। चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है। एक बार हिस्टेरेसिस कर्व करवा दो। अब हिस्टेरेसिस कर्व तो आपका उसमें है ना, हिस्टेरेसिस कर्व तो आपका चैप्टर नंबर 5 में है ना, अभी कैसे करवा दूंगा है ना, वो चैप्टर 5 का पार्ट है, उसको कुछ नहीं करना है, एक बार आपको पढ़ लेना है, रीडिंग कर लेना है ज़्यादा उसमें कुछ है ही नहीं। हिस्टेरेसिस कर्व आपको एक बार रीड करके जाना है। इस तरह का कर्व है, ऐसी पत्ती बनी होती है, वो पत्ती आपको याद रख लेनी। लीफ का स्ट्रक्चर आता है ना उसमें इस तरह का, अब मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो तो आप उसको लर्न कर लो, जाए जैसे आप पढ़ते हो वैसे ही करो। मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, इस तरह का आपका कर्व मिलता है। अब उसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको दी है, O से A क्या होता है, A से B क्या होता है, B से C क्या होता है, C से D क्या होता है, D से O क्या होता है, ठीक है। वो सारी टर्मिनोलॉजीज आपको याद रखनी है ना। जनरली ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कर्व होता है ना। पहला पॉइंट इसका, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए कर्व होता है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ सिंबल्स है, वो आपको पता रखने। हम बार बार किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं, डीमैग्नेटाइज करते हैं, उसका उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। उसको एक बार रीडिंग करना है, वो ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, वो थ्योरेटिकल पार्ट है ना। एक बार उसको रीड कर लेना, थ्योरेटिकल पार्ट है। उसके अलावा कई बच्चे ऐसे डाउट्स पूछ रहे थे। एक बच्चे का डाउट आया था, सर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। उसमें क्या था, दो चार्ज दिए हुए थे। एक चार्ज आपका Q1 चार्ज था, दैट इज योर पॉजिटिव। दूसरा चार्ज आपका Q2 था, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब सपोज करो इनिशियली वो कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, है ना, सपोज करो 3 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। अब दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली दोनों में रिपल्जन होगा ही होगा, हम सबको पता है। तो अब वो कुछ टाइम बाद चार्ज सेपरेट होने लगेंगे, इस पे फोर्स इधर लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो धीरे धीरे सेपरेट होते होते वो यहाँ पे कहीं पहुँच गए। सपोज करो वो पहुँच गए 12 सेंटीमीटर पे, है ना, 12 सेंटीमीटर पे पहुँच गए। तो आपको फाइंड करना था कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज। आपको मास दिया हुआ था, दोनों का मासेस गिवन था। इसका मास सपोज करो दिया हुआ था 0.1 ग्राम, इसका मास भी दिया हुआ था 0.8 ग्राम। दोनों चार्जेस का मास दिया हुआ था, दोनों का चार्ज दिया हुआ था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हो कि एनर्जी आपकी हमेशा कंजर्व रहेगी, है ना। तो इनिशियली आप देखो इन दोनों चार्जेस के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनिशियली दोनों चार्जेस के पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, है ना। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी, KQ1 Q2 अपॉन R1। अब फाइनली क्या होगा, जब इन दोनों चार्जेस में रिपल्सन स्टार्ट होगा तो दोनों चार्ज मूव करने लगेंगे, तो दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और फाइनली जब आपके चार्ज वापस रुक जाएंगे 12 सेंटीमीटर पे आके, तो उनके पास वापस पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, विच इज KQ1 Q2 अपॉन R2। तो बस यहाँ से आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा के जो भी डेटा आपको पूछा गया वो आप निकाल सकते हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बना था इस पे। तो चार्जेस पे इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, जहाँ पे आपको कहीं वेलोसिटी निकालने को बोलेगा, कभी चार्ज निकालने को बोलेगा, कभी मास निकालने को बोलेगा। कोई भी एक डेटा आपको अननोन रहेगा और बाकी सारे डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, है ना। अब इसमें अगर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करना चाहे क्वेश्चन को तो फ्रिक्शन भी घुसा देगा, है ना। कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट ले आएगा, ब्लॉक ले आएगा, फ्रिक्शन ले आएगा, तो वहाँ पे फ्रिक्शन का भी कंसेप्ट आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है।
ठीक है, एक बच्चे ने पूछा था ये डाउट, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। चलो ये वाला रेजिस्टेंस निकाला क्या आप लोगों ने, कितना आ रहा है? ट्राई कर रहे हो क्या आप लोग? यस, ये चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो भी अभी करवा दो ना। हिस्ट्रीसिस वाला बेटा, हिस्ट्रीसिस में क्या डाउट है बताओ? हिस्ट्रीसिस वाला सिंपल है, हिस्ट्रीसिस में क्या डाउट आ रहा है? एक बार उसको रीडिंग करना है आपको बुक में से, और कुछ नहीं करना है। नोट्स आपने बना ही रखे सबने, एक बार ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। हिस्ट्रीसिस में क्या पढ़ा ठीक है ना? हाँ, और क्या, उसको एक बार रीड कर लेना खाली बस। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो सब। क्या आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। इसका आंसर निकाला किसी ने या अभी तक लगे हुए सब? दो ओम आ रहा है, बाकियों का क्या आ रहा है आंसर? सबका 2 ओम आ रहा है, बहुत बढ़िया। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 2 ओम, वेरी गुड। चलो, किसी का नहीं आया तो बताओ। आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया। 2 ओम इज द करेक्ट आंसर। चलो, सबने निकाल दिया, बहुत बढ़िया। एक सवाल और कर लो फिर। एक लैडर प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको, कल ही मैंने पढ़ाया था ना। चलो, एक लैडर प्रॉब्लम का सवाल देता हूँ। 1 ओम, ये भी 1 ओम। यू हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ये सारे 1 ओम के रेजिस्टर आपके पास लगे हुए हैं। 1 ओम, 1 ओम, ऐसे इन्फिनिटी तक है। ठीक है, इन्फिनिटी तक ऐसा ही आपका अरेंजमेंट है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी? सब लोग फाइंड करेंगे। अब कई बार तो ऑप्शन देख के ही आपका आंसर आ जाएगा, है ना, इसलिए मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है ऑप्शन दे दूंगा तो आप फटाक से बता दोगे दूं क्या ऑप्शन? अगर ऑप्शन दे दिया तो आप आंसर ओरली बता दोगे, इसकी गारंटी है। लेकिन मैं ऑप्शन देने वाला ही नहीं हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो मुझे पता है ऑप्शन दूंगा तो आंसर ऐसे ही बता देंगे। ऑप्शन मिलते हैं सर, हाँ, एग्जाम में तो ऑप्शन मिलते हैं। चलो दे देता हूँ, पर फिर आप लोग सॉल्व नहीं करोगे, इसलिए मैं नहीं दे रहा था। सॉल्व नहीं करते फिर आप लोग। पहला ऑप्शन है इनफाइनाइट। कई बच्चों को लगता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो आंसर इनफाइनाइट होगा, और वो इनफाइनाइट टिक भी करके आते हैं। बी ऑप्शन है 2 ओम्स। सी ऑप्शन इज 1 + √5/2 एंड डी ऑप्शन इज 0। चलो बताओ क्या आंसर होगा मेरे को पता था बच्चे दे देंगे आंसर, क्योंकि मैंने कल ही पढ़ाया था। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा। देखा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। कई बार तो हमें आंसर डायरेक्टली याद ही रहते हैं, सीधा हम टिक लगा देते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं ना। अगर आपको आंसर याद भी रहते तो भी एक बार फाइंड कर लिया करो, अच्छा रहता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने आपको सारी वैरायटीज लगभग करवा ही दी है। हाँ, कुछ वैरायटीज और करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में, हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में। बल्ब का जो फिलामेंट होता है किससे बना होता है बताओ? नीट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। बल्ब के फिलामेंट में कौन सा मटेरियल यूज किया होता है, जल्दी से बताओ। टंगस्टन यूज किया होता है, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट के क्वेश्चन करवा रहा हूं।
इफ 2.2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ 10 ओम लाइन, एक 10 ओम की लाइन दी हुई है जिसमें रेजिस्टेंस आपको 10 ओम दिया हुआ है और पावर कितना दिया हुआ है 2 किलोवाट। ओके, 2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू 10 ओम लाइन एट 22,000 वोल्ट। 22,000 वोल्ट पे इतना पावर आपका ट्रांसमिट हो रहा है। देन व्हाट इज द पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट? बताओ पावर लॉस कितना होगा हीट के फॉर्म में? व्हाट विल बी द पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट इफ 2 किलोवाट पावर इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ 10 ओम resistor or 10 ohm line at 22,000 volt, then what is the heat loss or you can say the power loss? बताओ पावर लॉस का वैल्यू क्या होगा? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन गिवन था 0.1 वॉट, सेकेंड ऑप्शन 1 वॉट, third option is 10 watt and fourth option is 100 watt. What is the power loss in the form of heat? चलो जल्दी से निकाल के बताओ आंसर क्या आ रहा है। दस करोड़ का सवाल ये है आपकी स्क्रीन पे। हाँ देख लो, 10 करोड़ का सवाल नहीं है बेटा ये। 10 करोड़ का सवाल कौन पूछता है आजकल? लॉकडाउन में बेटा भाव गिर गए। लॉकडाउन में 10 करोड़ का कोई नहीं पूछेगा तेरे को। लॉकडाउन में भाव वैसे ही गिर गए। ये 10 करोड़ पे पहुंच गए। अमिताभ बच्चन भी बेटा बिना लॉकडाउन के टाइम पे कितने करोड़ का सवाल पूछता था। अब तो लॉकडाउन है, सोचो 10 करोड़ तो बहुत दूर चला गया। अब 10 करोड़ तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। हूँ फेंक क्या करो। हाँ हाची बात છે આ। લોકડાઉન માં બધા લોકો ભૂલી ગયા આ બધું। 10 કરોડ તો દૂર દૂર સુધી દેખાય પણ નથી। સમજી ગયો બધા? આ ચંદુલાલ ને સમજાવી દેવાનું। चलो जल्दी से बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है? चंदूलाल कहीं पण बोले छे। यस आ गया आंसर। क्या आंसर आया बच्चों का? सी ऑप्शन आ रहा है। सबका सी आ रहा है क्या? (81 क्वेश्चन है। सी ऑप्शन गलत जवाब है बेटा, गलत जवाब है। सी ऑप्शन इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज 0.1 वॉट। .1 वॉट इज द करेक्ट आंसर। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, इतना आसान सवाल तो आ जाना चाहिए। देखो इधर 10 ओम रेजिस्टर दिया हुआ है, पावर कितना है 2 किलोवाट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है। पावर लॉस क्या होता है आपका I²R के बराबर। करंट आप निकाल लोगे, पोटेंशियल आपको दिया हुआ है ना। ठीक है, पावर लॉस कितना होगा I²R के बराबर होगा ना। 10 रुपए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ 10 रुपए आपके चले गए, 10 रुपए आपके यहाँ पे चले गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, आप लोग ऐसे ही क्रैक कर लोगे, ज़्यादा टफ सवाल तो पूछे ही नहीं गए। ये सवाल आपका गुजरात के एग्जाम में पूछा गया है। आपका गुजरात का एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ना, उसको क्या बोलते हो आप? गुजरात के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें ये सवाल पूछा गया था। देखो कितना सिंपल सा सवाल है, सब लोग जल्दी से सॉल्व करेंगे। गुजरात के एंट्रेंस में आपका ये सवाल पूछा गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको दिए हुए सब 10 ओम के बराबर, 10 ओम, ये 5 ओम, ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम और ये आपका 20 ओम। ठीक है, गुजरात एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया सवाल। ये बैटरी आपकी 5 वोल्ट की। व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स? तो यहाँ पे करंट कितना होगा, यहाँ पे आपको आई की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम द 5 वोल्ट सोर्स? ऑप्शंस आर गिवन, 0.17 एम्पियर, ऑप्शन बी इज 0.33 एम्पियर, ऑप्शन सी इज 0.5 एम्पियर and option D is 0.67 एम्पियर। 0.67 एम्पियर। चलो सब लोग ट्राई करो ये सवाल, गुजरात एंट्रेंस टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात एंट्रेंस टेस्ट, जीईटी जो आपका होता है। ठीक है, हाँ, गुजकेट, गुजकेट बोलते हो ना उसको, गुजकेट का सवाल है, देख लो। गुजकेट का भी लेवल देख लो आप, मैंने आपको सभी एग्ज़ाम के लेवल दिखा दिए। AIEEE का देख लो, गुजकेट का देख लो, जेई मेंस का देख लो, नीट का भी लेवल देख लो। जो लोग रेगुलर स्टडी करेंगे वो सारे क्वेश्चन क्रैक कर लेंगे। रेगुलर स्टडी करोगे तो आप हर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो। पॉइंट 5 एम्पियर आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.5 एम्पियर। पिछला क्वेश्चन किसका नहीं हुआ? पिछले क्वेश्चन में किसको डाउट आ रही है भैया? पिछला क्वेश्चन तो बता दिया ना, पिछला क्वेश्चन नहीं हुआ क्या? यस, आंसर नहीं आ रहा है क्या पिछले क्वेश्चन का? अच्छा देखो, पिछला क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला आप लोग तब तक ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था? हाँ, 0.1 वोल्ट आपका नहीं आ रहा। पावर लॉस आपसे पूछा गया है, आपको करंट निकालना है, तो करंट डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल लो? आपको पी पता है, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2.2 किलोवाट है एक्चुअली। ये मैं 2 किलोवाट लिख दिया था, ये 2.2 किलोवाट। ठीक है, अब आपका आंसर आ जाएगा। I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। तो पावर कितना दिया है? 2.2 किलोवाट, मतलब 2.2 इंटू 1000, इतना वॉट आपका पावर हो गया, अपॉन वी। वोल्टेज आपको दिया हुआ है 22,000 वोल्ट, तो इसको 22,000 वोल्ट से आप डिवाइड कर दोगे तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका करंट का वैल्यू आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ठीक है, करंट का वैल्यू आ गया 0.1 एम्पियर। तो अब आप पावर लॉस निकाल दोगे, विच इज I²R। तो 0.1 का स्क्वायर करो इनटू रेजिस्टेंस कितना है आपका? अच्छा, ये 10 ओम मैंने दे दिया है क्या? हाँ, 0.1 का स्क्वायर इंटू 10। तो 0.1 का स्क्वायर इंटू 10 करोगे, यू विल गेट योर पावर एज 0.1 वॉट। ठीक है, आंसर आ गया बेटा? क्या हीट लॉस पूछा है? हाँ, तो हीट लॉस पावर लॉस के फॉर्म में ही निकालोगे ना। पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ही तो होता है, जो पावर का लॉस होता है वो हीट के फॉर्म में ही तो होगा। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ से आपका आंसर निकल गया। चलो, अब आया, चलो अच्छी बात है, आ गया। अब ये वाला आंसर निकाल के बताओ, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है, ये सॉल्व करो बेटा। गुजसेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर सबका आना चाहिए।
देख लो, गुड सेट का क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। कई बार तो ये लोग हद ही कर देते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बच्चा सोचता है कि मेरा आंसर इतनी जल्दी कैसे आ गया। कई कई क्वेश्चन इतने सिंपल होते हैं कि बच्चों की टेंडेंसी क्या होती है, हमेशा टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की होती है कई बार। तो उनको लगता है इतनी जल्दी तो आंसर आ ही नहीं सकता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें खुराफाती दिमाग लगाना स्टार्ट करते हैं। अरे इतनी जल्दी कैसे आंसर आ गया, कुछ ना कुछ खुराफाती दिमाग लगाते हैं और फिर आंसर रॉन्ग टिक करके आते हैं। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं। चलो बेटा, आ गया आंसर। સર પેલું 20 ઓહમ છે ये वाला, हाँ वो ये, रेजिस्टेंस है या नहीं? हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है 20 ओम का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है 20 ओम का। ओके ओके। इसमें तो आपको खाली सीरीज और पैरेलल ही फाइंड करना है, कौन सा रेजिस्टेंस आपका सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्टेड, ठीक है। सीरीज और पैरेलल यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। जल्दी से करो। यस, हो गया। ऑल ऑफ यू हैव डन। चलो डन डना डन। तो बताओ क्या आंसर है करंट का। ललित का 0.5 एम्पियर आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है। बाकियों का क्या आंसर आ रहा है। कुश पटेल का 0.333 एम्पियर आ रहा है। इसमें भी गपला कर दिया। देखो इधर बैटरी से कनेक्ट किया तो हायर को, इसको मैंने 5 वोल्ट दे दिया सपोज करो, तो ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका 0 वोल्ट पे हो गया। ये वाला पॉइंट आपका 5 वोल्ट पे, तो ये वाला पॉइंट भी आपका 5 वोल्ट पे हो गया। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सपोज करो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस है x, सॉरी पोटेंशियल है आपका x, है ना। यहाँ पे आपका पोटेंशियल कितना है 0, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल मान लो y, ठीक है। जहाँ पे नहीं पता वहाँ पे x और y अज्यूम कर लो। अब देख लो कौन सा रेजिस्टर आपका सीरीज में कनेक्टेड है, कौन सा पैरेलल में कनेक्टेड है, इसको सिंप्लीफाई कर लो यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, और क्या, ठीक है। मैंने आपको सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना तो सिखाया था ना सबको। पहले आप एक लाइन बना लो, एक पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट हो गया, दूसरा पोटेंशियल आपका 0 वोल्ट हो गया, इसके बीच में आपका x और y हो गया। अब देख लो कौन कौन से रेजिस्टर्स कहाँ कहाँ पे कनेक्टेड है, इसको सिंप्लीफाई करके बना लो। ठीक है, यहाँ पे आपका पोटेंशियल y है तो यहाँ भी पोटेंशियल आपका y हो जाएगा। अरे समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पे पोटेंशियल y, यहाँ भी पोटेंशियल y और 5 के बीच में 10 ओम कनेक्टेड है, y और 0 के बीच में 20 ओम, x और y के बीच में 10 ओम है, x और 0 के बीच में 10 ओम, ठीक है। 5 और x के बीच में 5 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसका,
हाँ 0.17 आ रहा है, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं, बहुत डेंजर आदमी તમે લોકો બધાના આન્સર ભેગા ભેગા આવે છે. 0.17, 0.33, 0.5 एम्पियर. अब एक ही ऑप्शन रह गया, उसको भी बोल दो. बेचारे के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हो? वही था सर. हैं? तीनों ऑप्शन ही आप लोगों ने बता दिए. कोई ऑप्शन छोड़ा है क्या आपने? एक भी ऑप्शन आपने छोड़ा नहीं है. क्या करते हो आप लोग? बेचारा गुड सेट. चलो सॉल्व करते हैं इसको. लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस. चलो ठीक है. देखो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका निकाल लो. अगर ऐसे आपको नहीं समझ आता तो करंट से आप कर लो, करंट से भी कर सकते हो. ठीक है, पहले इससे ट्राई करते. देखो ये 5 वोल्ट का आपका, 5 और x के बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे वो देख लो. 5 और x के बीच में कौन कौन से लगे हुए हैं? एक ही रेजिस्टर है ना, 5 ओम का. 5 और x के बीच में एक रेजिस्टर लगा हुआ है आपका 5 ओम का. अच्छा, x और y के बीच में कितने रेजिस्टर है? एक ही रेजिस्टर है 10 ओम का. x और y के बीच में एक रेजिस्टर है 10 ओम का. अच्छा, y और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस है 20 ओम का. तो y और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस बना दो 20 ओम का. ठीक है, और एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है x और 5. अच्छा, x और 0 के बीच में, x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है. x और 0 के बीच में एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे कनेक्टेड है. ये कितने ओम का हो गया बताओ तो? x और 0 के बीच में 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है. ठीक है, x और 0 के बीच में आपका 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है. अच्छा, और एक रेजिस्टेंस आपका कनेक्टेड है 5 और y के बीच में, है ना. 5 और y के बीच में आपका 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है. तो 5 और y के बीच में एक रेजिस्टर कनेक्टेड है 10 ओम का. ठीक है, 5 और y के बीच में आपका एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम का. अच्छा, इसमें तो कुछ कॉमन पॉइंट आ ही नहीं रहा है. कॉमन पॉइंट कुछ नहीं मिल रहा ना आपको. कॉमन पॉइंट कहीं दिखाई दे रहा है? नो कॉमन पॉइंट. अच्छा, ये दो सीरीज में कनेक्टेड नहीं है क्या? आप लोगों ने ऐसा किया क्या? ये दो सीरीज में कनेक्टेड कर दिए होंगे, x और y और 0. x और y और 0 सीरीज में कनेक्टेड है. क्वेश्चन आ खोटो छे. हाँ, क्वेश्चन खोटो लागे छे मने. मिसप्रिंट तो नहीं है. x और y के बीच में आपका सीरीज में कनेक्टेड नहीं है. y और 5 वोल्ट के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 10 ओम का, है ना. और x और 5 वोल्ट के बीच में कनेक्टेड है 5 ओम का. ये तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यहाँ से करोगे तो, है ना. इसमें सीरीज पैरेलल आपको मिलेगा ही नहीं. इसको करंट टेक्निक से कर लो. एक काम करो, करंट टेक्निक से कर लो. करंट टेक्निक से कर लो. पोटेंशियल टेक्निक से मत करो यहाँ पे, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा. करंट से कर लो. सपोज करो यहाँ से आपकी आई करंट जा रही है. बेटा गुड सेट का नहीं लग रहा है ये. अच्छा क्वेश्चन है. गुड सेट का ऐसे ही मैंने नाम दे दिया. देखो यहाँ से आई करंट आपकी गई. सपोज करो यहाँ पे आपकी करंट चली गई I1. तो यहाँ पे कितनी करंट हो जाएगी आपकी? I माइनस I1. ठीक है, तो ये वाली ब्रांच में आपकी I1 करंट है पूरी. अच्छा, यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे आपकी करंट फिर से डिवाइड हो रही है. सपोज करो यहाँ पे करंट गई I2. तो यहाँ पे आपकी करंट कितनी गई? I माइनस I1 माइनस I2. ठीक है, और इस पॉइंट पे सारी करंट आपकी ऐड हो गई.
तो ये ब्रांच में कितनी करंट जाएगी, यहाँ पे वापस आई करंट जाएगी, ठीक है। I1 यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये वाली ब्रांच में आपकी करंट जाएगी I माइनस I2, है ना। इसमें आपकी करंट कितनी जाएगी, I माइनस I2। और फिर यहाँ पे आपकी करंट कितनी हो जाएगी, I के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब करंट देख लो किस किस में सेम आ रही है। सभी रेजिस्टेंस में आपकी करंट अलग अलग है। पहले वाले रेजिस्टर में I1 करंट है, इस रेजिस्टेंस में आपकी करंट है I माइनस I1, इसमें आपकी रेजिस्टेंस में करंट है I माइनस I1 माइनस I2, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस में आपकी करंट है, सब में करंट अलग अलग है और सबका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है। सब में आपका करंट अलग है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग है। सब में करंट भी अलग है, सब में पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका अलग अलग है ना। किसी भी पॉइंट में आपका करंट सेम नहीं है। देखो यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I माइनस I1 है, इस ब्रांच में करंट I माइनस I1 माइनस I2 है, और यहाँ पे आपकी करंट I माइनस I2 है, ठीक है। तो सब में करंट आपकी अलग अलग है। तो ये सीरीज में तो नहीं कनेक्टेड है कहीं सारे, सीरीज में तो करंट सेम होती है, सॉरी सीरीज में तो करंट सेम होती है, आपकी करंट सब में अलग अलग है, पर पोटेंशियल डिफरेंस भी सबके अक्रॉस अलग है ना। तो ना सीरीज है ना पैरेलल है, ये कैसा कॉम्बिनेशन है। कि क्वेश्चन चेक कर लो, मैंने कहीं क्वेश्चन तो नहीं गलत दे दिया आपको। मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत दे दिया आप लोगों को, क्वेश्चन इज रॉन्ग, है ना। क्वेश्चन खोटो लागे छे मने। व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बन रहा है इधर, P/Q इक्वल टू R/S कहीं फॉर्म हो रहा है। 10/5 और 10/20 व्हीटस्टोन ब्रिज कहाँ बन रहा है इधर। ऐसा कुछ फॉर्म होता दिखाई दे रहा है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा। व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहाँ बन रहा है यहाँ पे। 10 ओम का रेजिस्टर है, 20 ओम का रेजिस्टर है। अच्छा 5/10 और 10/20, हाँ। पर व्हीटस्टोन ब्रिज में भी आपकी दो ब्रांच में करंट सेम जाती है अगर बैलेंस होता है तो। अब ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है कहीं। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आपकी करंट सेम जाती है दोनों ब्रांचेस, है ना। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो आपकी करंट सेम जाती है दोनों ब्रांचेस, है ना। हाँ, अनबैलेंस्ड ही है। अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल कि ये अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है विच इज़ 5/10 और यहाँ पे रेशियो देखूँ तो 10/20, ठीक है। तो दोनों का रेशियो तो सेम आ रहा है। 5/10 इज 1/2 और 10/20 इज ऑल्सो 1/2। पर दिक्कत ये है कि ये वाला रेजिस्टेंस है, इसमें भी आपका करंट पास हो रहा है, तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आप लगाओगे, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल भी बहुत ज़्यादा है, तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ ही आपको लगाना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन में जब आप फंस जाते हो, जब कोई भी सिमेट्री नज़र नहीं आए और जब सीरीज पैरेलल का भी कुछ समझ नहीं आए, तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को हमें याद करना चाहिए, है ना। उसके अलावा फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ आप लगा सकते हो, बट हमें पोटेंशियल भी नहीं पता, एक्स का भी पोटेंशियल नहीं पता, वाई का भी पोटेंशियल नहीं पता। पोटेंशियल भी तो दो नहीं पता, कैसे लगाओगे। दो पोटेंशियल भी आपके अननोन है, पोटेंशियल भी नहीं पता आपको, है ना। एक बार इक्वेशन बना के देखो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के देखो, उससे देखो क्या इक्वेशन बन रही है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार रीचेक कर लेता हूँ, कहीं मैंने आपको गलत तो नहीं दे दिया। वैसे गलत तो नहीं है, बट फिर भी मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि ये सही है क्वेश्चन की रॉन्ग है। लेट मी चेक वंस।
क्वेश्चन तो कनेक्शंस ठीक है इसके, 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ठीक है। एक बार व्हीटस्टोन ब्रिज बना के देखते हैं, मे बी व्हीटस्टोन ब्रिज से हो जाए। लेट अस ट्राई टू फॉर्म। सपोज करो मैं इसको इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। ये मेरा 5 ओम का रेजिस्टर है, ये मेरा बी पॉइंट है, मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा 10 ओम का रेजिस्टर है। दोनों के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल अलग अलग है, इसको मैं डी नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैं 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, और यहाँ पे 20 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है। इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी लगती नहीं। हाँ, तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है, बट बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि आपका दूसरी ब्रांच में भी करंट जा रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी। इस तरह से आपका कनेक्शन है, देखो। हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर रहा है ना। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, 10 और 5 15, 20 और 10 30, ठीक है। 30 और 15 आपका पैरेलल में लगा है, सपोज करो। तो ये कितना हो जाएगा? 1/15 प्लस 1/30, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1/10। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा इसका उल्टा, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, ठीक है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस अगर 10 ओम है और पोटेंशियल आपका 5 वोल्ट है, तो आपका करंट आ जाएगा 5/10, है ना, 5/10 V/R। तो ये आ जाएगा 0.5 एम्पियर। मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही फॉर्म कर रहा है, तभी हमारा ऑप्शन मैच करेगा, है ना। बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के हमारा आंसर नहीं आएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म करेगा, करेक्ट आंसर विल बी 0.5 एम्पियर, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये फॉर्म करेगा, है ना। 0.5 एम्पियर इज करेक्ट आंसर, है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऐसे ही हम इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे फालतू का, जब व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्म कर ही रहा था तो फिर हम क्यों इतना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे थे। चलो ठीक है, कई कई बार हो जाता है, इट हैपेंस सम टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते फिर हम क्लास को एंड करते। लेट अस डू वन मोर प्रॉब्लम। सपोज करो आपको इस तरह का सर्किट दिया हुआ है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है 3 ओम का, ये रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 8 ओम का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का, ठीक है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया अगेन 2 ओम रेजिस्टर से। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस अगेन आपका 8 ओम है, और यहाँ पे वापस आपका रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसको हमने फिर से कनेक्ट कर दिया, दैट इज अगेन 2 ओम, बट यहाँ पे अब मैंने 4 ओम कर दिया, ठीक है। और ये रेजिस्टर आपका वापस कितने का हो गया? 2 ओम का हो गया। नाउ यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द करंट थ्रू 4 ओम रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में कितना करंट होगा, ठीक है। ये वाली ब्रांच में कितना करंट होगा, हमें ये फाइंड करना है। व्हाट विल बी द करंट इन 4 ओम रेजिस्टर। 4 ओम रेजिस्टर में कितना करंट पास होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। सर बस ये लास्ट क्वेश्चन है, बस अब क्लास ओवर कर रहे हो। लास्ट क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म है अब, ठीक है। आज आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा कंप्लीट है।
ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लो। आज हम क्लास का तो कंप्लीट कर रहे हैं, फिर कल हम 4th चैप्टर करेंगे। कल से करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कराऊंगा, बहुत प्रैक्टिस होगी। चलो सब लोग करो ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको पूरा सर्किट एनालिसिस करना ही पड़ेगा अच्छे से, है ना। पूरा सर्किट एनालिसिस अच्छे से करो। देखो कितना करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ से सपोज करो आई करंट निकल रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। ये ब्रांच में आपका करंट चला गया I1, तो यहाँ पे कितना जाएगा I माइनस I1, ठीक है। यहाँ पे कुछ करंट चला गया तो यहाँ पे रिमेनिंग करंट जाएगा। इस तरह से इसको एनालिसिस करो, फिर यहाँ पे सारी करंट्स आपकी ऐड हो जाएगी। इसमें आप KVL लगा सकते हो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा सकते हो। अगर वो नहीं करना तो फिर आप नोडल एनालिसिस भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। सपोज करो इस पॉइंट पे आप नोड मान लो और इसका मैक्सिमम पोटेंशियल मान लो, इसका पोटेंशियल निकाल लो, इसका पोटेंशियल निकाल लो, है ना। हाँ, दो तरीके आपके पास इसको सॉल्व करने के। मेरे ख्याल से नोडल एनालिसिस आपके लिए सबसे इजी रहेगा, है ना। सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल मैक्सिमम मान लो, है ना। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नोडल वाले से करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका पोटेंशियल मैक्सिमम मान लो, तो यहाँ पे आपकी करंट जा रही है I1 सपोज करो, यहाँ पे आपकी करंट जा रही है I2, यहाँ पे आपकी करंट जा रही है I3, ठीक है। इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगा दो, आपको V का वैल्यू पता चल जाएगा। अच्छा, I1 करंट जो यहाँ पे जा रही है इसके अगेन दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है। I1 करंट आपकी फिर दो ब्रांच में डिवाइड हो रही है, एक हो रही है I4 और एक हो रही है I5, ठीक है। I1 करंट वापस आपके दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक I4 और एक I5। तो फिर आप यहाँ पे भी जंक्शन लॉ लगा सकते हो, ठीक है। मतलब एक ही पॉइंट पे आप जंक्शन मान के लगाओ और I1 की जगह पे फिर सब्स्टिट्यूट कर देना I4 प्लस I5, ठीक है। I1 की जगह पे जब जंक्शन लॉ लगाओगे तो क्या लिख दोगे, I4 प्लस I5। बस इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हो इसका, ठीक है। ट्राई करो इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, दिस इज सब्जेक्टिव वन। चलो सब लोग ट्राई करोगे, क्लास में इधर ही ओवर कर रहा हूँ आज। ट्राई करके मुझे आंसर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। ओके बेटा, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।